Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study an important topic of chapter number 18 and the topic is transistor as an amplifier. आपके बोर्ड के पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें, क्योंकि हम ये देखेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसके लिए इसके सर्किट अरेंजमेंट के साथ साथ इसकी डेरिवेशंस, मैथमेटिकल फॉर्म्स को समझना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि टाइटल कहता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो इट मींस एम्पलीफायर का यूज कुछ ऐसा होगा जिसमें हम किसी स्मॉल इनपुट सिग्नल को एनलार्ज करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर। एम्पलीफायर अगर आपसे वैसे पूछा जाए सिंपली, तो आप कहेंगे कि कोई ऐसी डिवाइस जो इनपुट पर मिलने वाले सिग्नल को एनलार्ज करे, उस डिवाइस को आप कहेंगे एम्पलीफायर। और यही काम अगर हम ट्रांजिस्टर से लें कि ट्रांजिस्टर को हम अपना एक स्मॉल इनपुट सिग्नल दें और उस सिग्नल को आप एम्पलीफाई कर लें आउटपुट पर, तो वो कहलाएगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। यहां तक हमें ये पता चला कि एम्पलीफायर उस डिवाइस को कहा जाएगा जो किसी भी स्मॉल इनपुट सिग्नल को मैग्नीफाई करे, एम्पलीफाई करे। व्हाट इज एम्पलीफायर? इसके जब आप आंसर को स्टार्ट करेंगे, हाउ कैन वी यूज अ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आप एम्पलीफायर की स्टेटमेंट बताएंगे, जो कि आपने अभी देखा कि वो डिवाइस जो किसी भी इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एम्पलीफायर। अ डिवाइस विच कैन amplify input signal is called amplifier, and transistor can be used as an amplifier. ट्रांजिस्टर को आप किस तरह यूज करेंगे एज एन एम्पलीफायर, उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि आप ट्रांजिस्टर को सर्किट में किस तरह कनेक्ट करते हैं। हमने इससे पहले जो लेक्चर्स थे उनमें देखा कि आपने कैसे कॉमन बेस कनेक्शंस में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करना है। आज आपको थोड़ा सा उससे डिफरेंट आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास एक ट्रांजिस्टर है और आप कॉमन बेस की बजाय कॉमन एमिटर कनेक्शंस करना चाहें तो किस तरह कनेक्ट करेंगे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक NPN ट्रांजिस्टर है। अगर इसके साथ मैं सिंपल एक DC सोर्स कनेक्ट करूं तो मेरे पास सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब ऑन नहीं होगा। चाहे मैं बैटरी की पोलैरिटीज को एक्सचेंज भी कर दूं तो भी बल्ब ऑन नहीं हो रहा। यहां तो ट्रांजिस्टर बिल्कुल कोई भी वर्किंग कंडीशन जनरेट नहीं कर रहा। अगर हम इस DC सोर्स के साथ साथ हेल्प ले लेते हैं एक और DC सोर्स की और उस DC सोर्स को कुछ इस तरह कनेक्ट करते हैं, तो इन कनेक्शंस पर अगर आप गौर करें तो जो एमिटर वाली साइड है वहां पर दोनों DC सोर्स का एक एक टर्मिनल कनेक्ट हो रहा है। यहां से हमें यह पता चलता है कि इमिटर इस वक्त दोनों बैटरीज के बीच में शेयर हो रहा है। जैसे ही आपने सेकंड DC सोर्स कनेक्ट किया, आपके आउटपुट पर या जो पहले आपने DC सोर्स के साथ बल्ब कनेक्ट किया हुआ था और वो ऑफ था, अभी आप जैसे ही इस DC सोर्स को कनेक्ट करते हैं, ऑन किया आपने DC सोर्स, तो आपको बल्ब ग्लो करता हुआ नजर आने लग गया। है तो ये वही ट्रांजिस्टर, लेकिन इस कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट है वहां पर सिग्नल जो पहले बिल्कुल जीरो था, अब वो बड़ा ही एम्पलीफाई होकर आपके बल्ब की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर रहा है।
अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स पर गौर करें तो जो आपने सेकेंड डीसी सोर्स कनेक्ट किया बिटवीन एमिटर एंड बेस, वो जनरेट कर रहा है फॉरवर्ड बायसिंग, जो कि आप बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि अगर सेम टर्मिनल्स कनेक्टेड हो, पी साइड कनेक्टेड हो पॉजिटिव के साथ और एन साइड कनेक्टेड हो नेगेटिव ऑफ डीसी सोर्स के साथ, तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। सो जो आपने सेकेंड डीसी सोर्स कनेक्ट किया बिटवीन एमिटर एंड बेस जंक्शन, वो इस वक्त है फॉरवर्ड बायसिंग में, और जो पहले वाला डीसी सोर्स आपने कनेक्ट किया हुआ था बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर, वो है फॉरवर्ड बायसिंग में नहीं, वो है रिवर्स बायसिंग में। सो अभी भी आपकी ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग कंडीशंस हमने पढ़ी थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं। एक जंक्शन है फॉरवर्ड बायस्ड और एक है रिवर्स्ड बायस्ड, और आपको जो आउटपुट मिल रही है बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर, वो आउटपुट आपके पास एम्पलीफाई होकर आ रही है। अगर आप सेकेंड डीसी सोर्स जो कि फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है उसकी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपके पास बेस करंट इसमें चेंज होगा, और कलेक्टर करंट जैसा कि आप जानते हैं कि वो प्रोपोर्शनल होता है बेस करंट के। तो जैसे ही फॉरवर्ड बायस्ड बैटरी ने पोटेंशियल इंक्रीज किया, बेस करंट बढ़ा। सो आपके पास बेस करंट बनने से कलेक्टर करंट बढ़ा और आपके पास जो बल्ब कनेक्टेड है उसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती हुई आपको नजर आई। सो यहाँ हमें ये पता चला कि आप ट्रांजिस्टर को मिलने वाला जो इनपुट है उसको वेरी करके उसके आउटपुट की वेरिएशंस भी जनरेट कर सकते हैं। सो ये तो था प्रैक्टिकली कैसे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर वाली सिचुएशन में आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी को अगर हम आपकी बुक के रेफरेंस से देखें तो बुक में सर्किट अरेंजमेंट कुछ इस तरह बनाई गई है। ये वही जो अभी आपने देखा एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये वही एनपीएन ट्रांजिस्टर ही है, और ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। आपने अभी देखा था कि कैसे आपने एमिटर बेस जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग की विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB, और आपने अपने इनपुट जहां आप बेस करंट दे रहे हैं वहां जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दैट रेजिस्टेंस इज RB। सो आपका ये वाला पोर्शन इस वक्त फॉरवर्ड बायसिंग में है, और इस फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपका बेस एमिटर जंक्शन का बैरियर का जो रेजिस्टेंस है उसको आपने RIE से इंडिकेट किया। जैसे ही यहां आपने फॉरवर्ड बायसिंग की तो इससे एक बेस करंट इंजेक्ट होगा बेस के अंदर, और वो बेस करंट जनरेट करेगा कलेक्टर करंट को, जो कि आपके पास आउटपुट में मूव करता है ओरिजिनली कुछ इस तरह। लेकिन क्योंकि हमारी बुक्स में डियर स्टूडेंट्स कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन बनाया गया होता है, सो अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो वो ओरिजिनल करंट के ऑपोजिट कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन दिखाएगा। सो ये डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट के अकॉर्डिंग, और ये है कलेक्टर और ये है एमिटर जंक्शन। इस कलेक्टर और एमिटर जंक्शन के बीच में आपने कनेक्ट किया डीसी सोर्स, जिसको आप इंडिकेट करते हैं VCC से, और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि VCC जो रिवर्स बायसिंग में पोटेंशियल यूज होता है वो फॉरवर्ड बायसिंग में यूज होने वाले पोटेंशियल से ग्रेटर होता है। सो यहां पर भी वही बायसिंग कंडीशंस ही हमने सेटिस्फाई की, और आपने इसको कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस RC। तो हमने नाम दिया था कि ये एक कॉमन एमिटर बायसिंग है। सो अगर आप देखें तो ये एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में भी यूज हो रहा है, यानी जब आपने बेस एमिटर यूज किया तो आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग हुई और आपका एमिटर जंक्शन उसमें यूज हुआ। जब आपने रिवर्स बायसिंग की, N को पॉजिटिव के साथ,
कनेक्ट किया तो रिवर्स बायसिंग के प्रोसेस में जो आपने कलेक्टर एमिटर जंक्शन यूज किया तो अगेन कौन सा जंक्शन बीच में आ रहा है, एमिटर आ रहा है। सो इसमें आपका एक कॉमन जो जंक्शन यूज हो रहा है वो है एमिटर। सो इसे कॉमन एमिटर जंक्शन या कॉमन एमिटर कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर भी बोला जाएगा। सो जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग की, आपके पास एक बेस करंट इंजेक्ट हुआ और उस बेस करंट ने जनरेट किया एक कलेक्टर करंट। सो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कलेक्टर करंट और बेस करंट की इक्वेशंस क्या हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले आपने एम्पलीफायर की स्टेटमेंट बताई, फिर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है जिसमें आप इसी सर्किट अरेंजमेंट और कॉमन एमिटर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे। वो एक्सप्लेन करने के बाद आपको इसी तरह बहुत ही केयरफुली अपनी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप चलेंगे डेरिवेशन की तरफ, जिसमें अभी हमने जो स्टार्टिंग में बेस करंट और कलेक्टर करंट की बात की, तो हम पहले इनकी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे आपने बेस करंट और कलेक्टर करंट की इक्वेशंस को लिखना है। सो पहले हम लिख लेते हैं कि बेस करंट क्या होगी। बेस करंट बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग किसकी की आपने? फॉरवर्ड बायसिंग आपने की बेस एमिटर जंक्शन की। ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ बेस एमिटर जंक्शन, अ करंट IB is injected into base of transistor। और आपने अगर इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है तो बेस करंट की इक्वेशन आप ओहम्स लॉ की हेल्प से ही डिराइव करेंगे। ओहम्स लॉ आपने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। अभी आपके पास बेस एमिटर जंक्शन है, सो बेस एमिटर जंक्शन में आप क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? IB। और आपके पास बेस एमिटर जंक्शन का जो डायग्राम में रेजिस्टेंस दिया गया है वो है RIE। सो आपके पास बेस करंट की इक्वेशन बनी, सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर द बेस करंट। और इसी बेस करंट ने क्या जनरेट करना है स्टूडेंट्स? आप जानते हैं कि कलेक्टर करंट इसी बेस करंट पे डिपेंडेंट है और आप करंट गेन की इक्वेशन से पढ़ चुके हैं कि कलेक्टर करंट इज बीटा टाइम्स बेस करंट। जो मैंने अभी बात की ये इस इक्वेशन से रिलेटेड है, वेयर बीटा इज द करंट गेन, IC इज द कलेक्टर करंट, IB इज द बेस करंट और कलेक्टर करंट है बीटा टाइम्स बेस करंट। और आपके पास ये है बेस करंट की इक्वेशन। सो ये वाली बेस करंट की वैल्यू जब आप यहां पर यूज करेंगे तो आपके पास कलेक्टर करंट कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर कलेक्टर करंट which is generated at the collector because of the base current। अब यहां पर जो कलेक्टर करंट है ये आपके पास आउटपुट की तरफ जाएगी और आपका आउटपुट कनेक्टेड है बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर। और आपका कलेक्टर एमिटर जंक्शन क्या जनरेट कर रहा है? आउटपुट जनरेट कर रहा है। सो अगर आपने ये आउटपुट फाइंड आउट करनी है कि इस कलेक्टर एमिटर जंक्शन के बीच में क्या आउटपुट पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने आउटपुट फाइंड आउट करनी है VCE के बीच में, विच मीन्स कलेक्टर एमिटर पोटेंशियल इज इक्वल टू आउटपुट पोटेंशियल। सो अगर आपने ये VCE फाइंड आउट करना है
तो आपका ये जो लूप है, इस लूप में, जैसे आप आउटपुट लूप भी कहते हैं या रिवर्स्ड बायस लूप भी कह सकते हैं, इस लूप में आप यूज करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जब आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास है रिवर्स्ड बायस पोटेंशियल सोर्स। ये पोटेंशियल सोर्स जब पोटेंशियल देगा आपके कलेक्टर एमिटर जंक्शन को, तो इसका पोटेंशियल आरसी के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा और कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस भी ड्रॉप होगा। सो ये वीसीसी दो जगहों पर पोटेंशियल ड्रॉप शो करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को यूज करते हुए इक्वेशन लिखेंगे तो आउटपुट लूप की इक्वेशन कुछ इस तरह होगी। हमने यूज करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो डीसी सोर्स रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है वो रेजिस्टेंस आरसी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप करेगा और फिर दूसरा उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस वीसीई। इसका मतलब कि ये पोटेंशियल दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। मैंने VCE को सेपरेट क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि VCE विल गिव यू द आउटपुट वोल्टेज और आप इक्वेशन बनाने लगे हैं आउटपुट वोल्टेज की। सो VCE कैन बी रिप्लेस्ड बाय Vout एंड VCC एज इट इज आपने लिखा। VC अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ IC RC के इक्वल हो जाएगा। V is equal to IR, so VC is equal to IC RC। आपके पास IC की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इक्वेशन 1 से IC की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो आप IC को रिप्लेस कर देंगे इस IC की वैल्यू से, तो ये कुछ इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सो ये आपकी पहली आउटपुट की इक्वेशन है जहां आपने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के अकॉर्डिंग कलेक्टर एमिटर जंक्शन के अक्रॉस आउटपुट को कैलकुलेट किया। अब हमारा मकसद है कि हम ट्रांजिस्टर को यूज करें और कोई इसको इनपुट सिग्नल दें और इसके इन फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के कॉम्बिनेशन से हम उस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर लें। तो देखते हैं कि हमने उसे कौन सा इनपुट सिग्नल दिया और उसे कहां कनेक्ट करना है और कैसे आपके सर्किट में वो इनपुट सिग्नल चेंजेस जनरेट करेगा। आपने देखा कि हमने जो बेस एमिटर जंक्शन है उसको इन दो टर्मिनल्स के बीच में एक AC इनपुट दिया। ये इनपुट जब आपने बेस एमिटर जंक्शन के बीच में कनेक्ट किया तो अब हमारा पर्पस ये है कि हम इस इनपुट AC सिग्नल को जब आउटपुट पर लेकर जाएं तो ये आउटपुट हमें अच्छी खासी एम्पलीफाई होकर मिले, यानी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाए। सो इस एम्पलीफिकेशन के अकॉर्डिंग जब आपने इनपुट सिग्नल दिया तो इस इनपुट सिग्नल में ऑब्वियसली जैसे ही आपने पोटेंशियल कनेक्ट किया तो आपकी बेस करंट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपने एक और पोटेंशियल सोर्स कनेक्ट किया है। सो जैसे ही बेस करंट चेंज होगी आपका कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा और आपने इसे कनेक्ट किया है बेस और एमिटर के बीच में। सो आपका बेस एमिटर जंक्शन का जो पोटेंशियल है उसमें भी चेंज आएगा। सो इन सारे चेंजेस की वजह से क्या आप ये कह सकते हैं कि कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस जो आप आउटपुट ले रहे थे उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा? सो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। आप जब इनपुट को चेंज करेंगे बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा,
बेस करंट, कलेक्टर करंट चेंज होगा और इन सारे चेंजेस की वजह से आपका कलेक्टर एमिटर के अक्रॉस आने वाला आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। सो जो चेंजेस हमारे इस इनपुट के अटैच करने से आई, पहले हम लिख लेते हैं कि IB, VBE, IC और VCE में चेंज किस तरह आया, उसे हम मैथमेटिकली लिखकर देखते हैं। जो चेंजेस इनपुट सिग्नल के कनेक्ट करने से आई वो 4 वेरिएबल्स में हैं। आपके पास बेस करंट चेंज हो जाएगा फ्रॉम IB टू IB प्लस डेल्टा IB में। ये वो चेंज करंट होगा जो IB में आकर ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इनपुट जो आपने पोटेंशियल कनेक्ट किया। और कलेक्टर करंट, क्योंकि बेस करंट टोटली चेंज हो गया तो आपका कलेक्टर करंट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि बेस एमिटर जंक्शन का पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा। इसमें भी आपके पास चेंज आएगा। किसके अकॉर्डिंग? जो आपने इनपुट सिग्नल अटैच किया उसके अकॉर्डिंग। और सिमिलरली कलेक्टर एमिटर जंक्शन पर भी आपको चेंज मिलेगा। कलेक्टर एमिटर जंक्शन हमने उसको कहा था कि वो आउटपुट है, आउटपुट में भी चेंज आ जाएगा। और इसका चेंज ऑब्वियसली अगेन इसी पर डिपेंडेंट होगा कि कितना आपने कलेक्टर करंट, इनपुट AC जो आपने कनेक्ट किया वो कितना है, कलेक्टर करंट कैसे चेंज हो रहा है और बेस करंट कैसे चेंज हो रहा है। इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर मैं अब आउटपुट यानी VCE के अक्रॉस जो टोटल अब आउटपुट आएगा उसे लिखें तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। Output potential across collector emitter junction is अगर अब आपने आउटपुट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इन चेंज वेरिएबल के साथ हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि हमारा आउटपुट चेंज हो गया V out प्लस डेल्टा V out में। और आपने जो प्रीवियस इक्वेशन नंबर 3 डिराइव की थी वो कुछ इस तरह से थी। ये हमारी आउटपुट थी जब आपने इनपुट कनेक्ट नहीं किया था, इनपुट पर कोई पोटेंशियल जब कनेक्टेड नहीं था, तो VCC माइनस दिस टर्म, इसको अब आपने ट्रांसफॉर्म करना है V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट के अकॉर्डिंग। तो इसमें V नॉट चेंज हो जाएगा V नॉट प्लस डेल्टा V नॉट में, और इसमें ये वाला जो पोटेंशियल था बेस एमिटर जंक्शन के अक्रॉस, आपने देखा कि ये वैल्यू बेस एमिटर के अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू इस तरह चेंज हो गई। यहां पर हम बेस एमिटर की जगह VBE प्लस डेल्टा VN से रिप्लेस करेंगे फॉर द न्यू आउटपुट वोल्टेज। V naught plus delta V naught will be equal to VCC minus beta VBE। अब आपने VBE सिंपली नहीं लिखना, प्लस डेल्टा V इन भी उसमें आपने ऐड कर दिया, और इसके डिनोमिनेटर में वही RIE एंड RC। ये आपके पास न्यू आउटपुट पोटेंशियल है। अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 को, तो आप अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट के करीब पहुंच जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। आपने पहले इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी और फिर आपने इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड लिखी। अब आपने राइट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 4 की पहले लिखनी है और इसको लिखने के बाद आपने इक्वेशन 3 की राइट हैंड साइड लिखी।
याद रखिएगा क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सो सब्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो मौजूद नेगेटिव साइन है वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। सो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3, इसमें ये वाली टर्म्स कैंसिल हो गई और इस साइड पर भी आपके पास ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। अब बीटा को आप इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, ये प्लस ये माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस में बीटा डेल्टा वी इन ओवर आर आई ई और साथ आर सी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और आर सी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये हमारी टर्म रिमेनिंग है बीटा वी बी ई ओवर आर आई ई आर सी। अब अगर आप देखें तो आपकी ये टर्म और ये टर्म सेम है बट ऑपोजिट साइंस के साथ हैं, सो आप इनको बड़े आराम से कैंसिल कर देंगे। यहां पर जो टर्म बची थी वो थी आपके पास डेल्टा वी आउट विच इज द न्यू आउटपुट पोटेंशियल। सो जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उन्हें आपने लिखा तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं। आपके पास ये है आउटपुट और राइट हैंड साइड पे आपको डेल्टा वी इन भी नजर आ रहा है। सो यहां से आप इक्वेशन बना सकते हैं वोल्टेज गेन ऑफ ट्रांजिस्टर की, क्योंकि हमें पता है अगर आप आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करें तो ये रेशियो आपको ट्रांजिस्टर की गेन बताएगी। सो गेन एज एन एम्पलीफायर कैलकुलेट करने के लिए यहां से हम इस डेल्टा वी इन को जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर जब शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी। आपने वी इन को डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पर लाकर डिवाइड किया तो जो रिमेनिंग इस साइड पर फैक्टर्स हैं वो हैं आपके पास बीटा आर सी ओवर आर आई ई। ये आपके पास है रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट, इसे आप बोलते हैं गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा वी इन। और लेट्स सपोज हम इसे ए से इंडिकेट करते हैं तो आपके पास जो गेन ऑफ ट्रांजिस्टर विच इज रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट which is indicated by A, इसकी इक्वेशन बनी माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर ट्रांजिस्टर। सो ये इक्वेशन आपको दे रही है गेन ऑफ द एम्पलीफायर और आपने देखा कि इस एम्पलीफायर का जो गेन का फार्मूला है वो है बीटा आर सी ओवर आर आई ई। अगर आप इन वैल्यूज को पुट करके इसे कैलकुलेट करें तो इसकी गेन की जो वैल्यूज हैं वो हंड्रेड्स में आएंगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रांजिस्टर को यूज करके 100 टाइम्स इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं और ये ट्रांजिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है और इसे आप कई जगहों पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स में यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इसके साथ नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है। ये नेगेटिव साइन आउटपुट सिग्नल के फेज को एक्सप्लेन करता है। जब आप ट्रांजिस्टर से सिग्नल को एम्पलीफाई करेंगे तो आउटपुट पर मिलने वाला सिग्नल इनपुट सिग्नल से 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका इनपुट सिग्नल कुछ इस तरह का था तो आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा उसमें जहां पर आपका क्रस्ट होगा वहां आपको मिलेगा ट्रफ। क्योंकि ये एम्पलीफाई हो रहा है सो आपका क्रस्ट एम्पलीफाई होकर ट्रफ में कन्वर्ट हो जाएगा और ट्रफ एम्पलीफाई होकर क्रस्ट में चेंज हो जाएगा। सो जब ये क्रस्ट और ट्रफ
इंटरचेंज होते हैं तो हम इसे 180 डिग्री का फेज कहते हैं। सो ये नेगेटिव साइन 180 डिग्री फेज को डिस्क्राइब करता है कि आपका आउटपुट पोटेंशियल इनपुट पोटेंशियल के कंपैरेटिवली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। और ये इक्वेशन आपको ये भी बताती है कि आउटपुट पोटेंशियल इनपुट पोटेंशियल के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स एम्पलीफाई हो चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि कैसे आप ट्रांजिस्टर के कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन को एज एन एम्पलीफायर सर्किट में यूज कर सकते हैं और ट्रांजिस्टर किस तरह एक छोटे से इनपुट सिग्नल को एक बहुत ही बड़े सिग्नल में चेंज करता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिस्टर। मजीद जानेंगे ट्रांजिस्टर्स को आने वाले लेक्चर्स में। टिल देन